अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। दिल्ली से एक अहम सियासी रिएक्शन सामने आया। कांग्रेस लीडर उदित राज ने शुवेंदु अधिकारी के चंद्रकांत के कत्ल के मामले पर बयान देते हुए कहा है कि पहले मुकम्मल तहकीक होनी चाहिए। कांग्रेस लीडर उदित रंजन ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पहले इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। ये मुमकिन है कि इस वाकये में किसी तीसरी पार्टी का हाथ हो। उन्होंने मजीद कहा कि वेस्ट बंगाल में तशद्दुद के वाकयात पहले भी देखने को मिलते रहे हैं, इसीलिए मामले की गहरी जांच जरूरी है। उदित रंजन ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के एहतजाज पर भी रिएक्शन दिया। उनका कहना था कि टीएमसी अपने तरीके से प्रोटेस्ट कर रही। कांग्रेस लीडर ने ये भी कहा कि असेंबली पहले ही डिसॉल्व हो चुकी है और ओथ सेरेमनी भी जल्द होने वाली है। फिलहाल इस कत्ल के मामले में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, जबकि पुलिस तहकीक जारी रखे हुए है। प्री मेडिटेटेड कैसे कह सकते हैं? पहले जांच तो हो, किसने कराया, हो सकता है थर्ड पार्टी ने कराया हो, कोई व्यक्तिगत वैमनस्य हो। और बंगाल में और भी हत्याएं हुई, मान लो एक गोली से मारे गए, बाकी लोग भी तो मारे गए हैं। हिंसा तो बंगाल में हो ही रही है, तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिसकी उम्मीद कम है। तो लेकिन दूसरी बात है कि प्रोटेस्ट टीएमसी ने किया है, वर्डिक्ट का चोरी हुआ है। वर्डिक्ट की चोरी तो हरियाणा में, महाराष्ट्र में और असम में, बिहार में भी हुआ और बराबर का हुआ है। लेकिन इस तरह का प्रोटेस्ट हम नहीं कर पाए, कांग्रेस नहीं कर पाई। लेकिन हरियाणा में जहां 400 सीटों की उम्मीद बीजेपी कर रही थी, वहां सरकार बना गई, तो वहां तो बहुत बड़ी रिगिंग थी। तो रिगिंग तो है, प्रोटेस्ट टीएमसी का अपना तरीका है प्रोटेस्ट करने का। खैर, अब सही हो गलत है, चूंकि तंत्र इनके हाथ में है, गवर्नर इनके हाथ में है, तो अभी मंत्रिमंडल बर्खास्त कर ही दिया है कल सब। श्रीनगर से एक बड़ी सियासी खबर सामने आई। उमर अब्दुल्ला ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा को बयान पर तीखा जवाब दिया है। जम्मू और कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये बीजेपी की नीयत को दिखाता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन चीफ मिनिस्टर बनने के लिए बेचैन है। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई एकनाथ शिंदे नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम एमएलएस पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने कैबिनेट एक्सपेंशन में देरी पर भी सफाई देते हुए कहा है कि ये किसी डर की वजह से नहीं, बल्कि स्टेटहुड ना मिलने की वजह से रुका हुआ है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने ऑपोजिशन और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सियासत ब्लैकमेल की सियासत पर मबनी है। जम्मू कश्मीर में सियासी तनाव लगातार बनता जा रहा, जबकि स्टेटहुड और हुकूमती फैसलों को लेकर सियासी बयानात का सिलसिला भी तेज हो गया। तो शिवसेना पार्टी में से ही एकनाथ शिंदे निकलेगा। इसी से आपको बीजेपी के इरादों का पता चलता है। आया राम गया राम। एकनाथ शिंदे निकला क्योंकि बीजेपी ने उनको निकालने में मदद की। जाहिर सी बात है कि एलओपी साहब बेसब्र हैं जम्मू कश्मीर के वजीर आला की कुर्सी को पकड़ने के लिए। मैं एलओपी साहब को सिर्फ इतना ही कहूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई एकनाथ शिंदे नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए डट के नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं। कैबिनेट की एक्सपेंशन रुका इसलिए है क्योंकि हमें रियासत का दर्जा नहीं दिया गया। कैबिनेट की एक्सपेंशन डर के वजह से रुका नहीं है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, एलओपी साहब अपने इन बयानों से साबित करते हैं कि जब तक बीजेपी को हुकूमत नहीं मिलती, तब तक वो हमें ठीक तरह से काम करने नहीं देंगे और जम्मू कश्मीर को वो रियासत नहीं बनाएंगे। जम्मू कश्मीर के आवाम को और बिलखसूस
उन लोगों को जिन्होंने बीजेपी को पिछले इलेक्शन में वोट दिए, उनको इस बात का जो है अब इस चीज को याद रखना चाहिए कि ये एलओपी साहब और उनकी पार्टी जो है ब्लैकमेल की सियासत करती है और यहाँ के लोगों को स्टेटहुड के नाम पे जो है डराया और धमकाया जा रहा है। हैदराबाद से एक अहम सियासी अपडेट सामने आई। एन रामचंद्र राव ने ऐलान किया है कि भारतीय जनता पार्टी हैदराबाद में एक बड़ा पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रही, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट एन रामचंद्र राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी परेड ग्राउंड में एक मैसिव पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रही। पीएम मोदी हैदराबाद आ रहे और 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करेंगे। उन्होंने कहा है कि अवाम में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर काफी जोश और उत्साह देखने को मिल रही। एन रामचंद्र राव के मुताबिक 10 मई को लोग पीएम मोदी का जोरदार इस्तकबाल करने के लिए बेचैन हैं। हैदराबाद में पीएम मोदी के दौरे को लेकर सियासी और इंतजामी तैयारियां तेज कर दी गई हैं, जबकि बीजेपी इस पब्लिक मीटिंग को बड़ा सियासी पावर शो के तौर पर देख रही। Bharatiya Janata Party is organizing a massive public meeting at Parade Grounds. He is coming here to inaugurate some projects of worth over 8,000 crores, and on this occasion the BJP state unit, Telangana state unit, has organized this public meeting. We are expecting around 2 lakhs above crowd to attend the meeting, because after the results of the 3 states where BJP had won and 2 states where BJP's vote share has increased, including that of Kerala, the people are very enthusiastic, cadre is very enthusiastic, and they are eager to welcome Mr. Narendra Modi ji on 10th May. On 10th May, apart from other official meetings, he is going to address us, and Telangana people are waiting to welcome Sri Narendra Modi ji. दिल्ली से एक सियासी बयान सामने आया, जहां मनोज कुमार झा ने वेस्ट बंगाल में बीजेपी हुकूमत बनने के इम्कान पर अपना रिएक्शन दिया। आरजेडी एमपी मनोज कुमार झा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, आसाम में बीजेपी ने उस शख्स को जिम्मेदारी दी जो 2015 में पार्टी में शामिल हुआ था। वेस्ट बंगाल में क्या होगा इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने मजीद कहा कि जो भी हुकूमत इख्तिदार में आए उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अवाम के मसाइल और कंसर्न्स को दूर करे। मनोज कुमार झा के मुताबिक हर हुकूमत को लोगों के मुद्दों पर तवज्जो देनी चाहिए और अवाम की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। नहीं, कोई कॉमन ट्रेंड तो है नहीं बीजेपी का। अगर मैं देखूं, जैसे हमारे बिहार में उन्होंने चुना तो अपने किसी पुराने को नहीं चुना, जिनका रिलेटिवली कम वर्ष उनके साथ बीता उनको चुना। कमोबेश असम में 15 में आए व्यक्ति 21 में चुने गए। बंगाल में पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मैं स्पेकुलेटिव कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन मेरा कुल मिला के ये मानना है कि जो भी सरकार आए वो उन सरोकारों पर काम करे जो इंसान की थाली, उसका पड़ोस, उसकी जीवन को इफेक्ट करता है। सर, वेस्ट बंगाल की सियासी हलचल के दरमियान गुलाम अली खटाना का एक बड़ा बयान सामने आया। बंगाल के स्वेरिंग इन सेरेमनी से पहले बीजेपी एमपी ने पार्टी की पॉलिसीज और गवर्नेंस मॉडल का जिक्र किया। बीजेपी एमपी गुलाम अली खटाना ने मीडिया से बात करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी ने नक्सलवाद पर सख्त एक्शन लिया और कश्मीर में अमन कायम किया। स्टोन पेल्टिंग के वाकयात को भी कंट्रोल किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार डेवलपमेंट और अमन दोनों को साथ लेकर चलती है। गुलाम अली खटाना के मुताबिक डबल इंजन गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल में भी अमन और स्टेबिलिटी लेकर आएगी। बीजेपी एमपी ने ये बयान बंगाल के स्वेरिंग इन सेरेमनी से पहले दिया, जिसे सियासी तौर पर काफ़ी अहम माना जा रहा। वेस्ट बंगाल में सियासी गर्मियां लगातार बढ़ रही, जबकि बीजेपी लीडरशिप अपने गवर्नेंस मॉडल को लेकर भरपूर एतमाद का इजहार कर रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़े मुश्किल हालात में, आपने देखा होगा नक्सलाइट का कम से कम 200 जिलों में था,
और घटाक जीरो कर दिया है। और कश्मीर में किस तरह से स्टोनिंग से, स्टोन पेल्टिंग से और हड़ताल बंद और वहाँ रोज़ काल रहता था, उससे किस तरह अमन की तरफ लिया है। सेम सिक्योरिटी है, थोड़ा सा कन्विक्शन है लीडरशिप में, देश को सर्व करने का जज्बा है। मोदी जी को, जब भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को देश पहले है। और आपने देखा बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, खेलकूद में कितने प्राइज लेके आ रहे हैं। कश्मीर एक नॉर्मल हालात की तरफ चल रहा है। थोड़ा सिक्योरिटी ग्रिड को थोड़ा टाइट करा है। और सीएपीएफ जो बिल लाया है वो उसका भी मकसद यही था कि सभी फोर्सेस में इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, कोऑपरेशंस हो, उनको कहाँ से आर्डर लेना है वो क्लैरिटी हो। तो बंगाल भी अमन की तरफ चलेगा, डबल इंजन। देखिए, बंगाल की जनता का फैसला है। बंगाल जो है वो इलीगल इमिग्रेंट से फ्री होना चाहता है। वेस्ट बंगाल में लॉलेसनेस है, जो पॉलिटिकल वेंडेटा चल रहा था टीएमसी की तरफ से, वो खात्मा होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, करप्शन फ्री वेस्ट बंगाल होगा और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके आगे बढ़ेगी। और मोदी जी का जो विकसित भारत का सपना है, उसमें बंगाल का लोगों ने कंट्रीब्यूशंस के लिए बीजेपी को मैंडेट दिया है और डबल इंजन सरकार होगी। आईपीएल को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई। जी परमेश्वरा ने कहा है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मैच अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया गया है। कर्नाटक का होम मिनिस्टर जी परमेश्वरा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, आईपीएल में आरसीबी का मैच टिकट रिलेटेड और कमर्शियल रीजंस की वजह से अहमदाबाद शिफ्ट किया गया। उन्होंने बताया कि मैच वेन्यू बदलने का फैसला इंतजामी और तिजारती पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए लिया गया। इस फैसले के बाद क्रिकेट फैंस में भी काफ़ी चर्चा देखने को मिल रही है, खासकर बेंगलुरु के सपोर्टर्स के दरमियान। फिलहाल आईपीएल मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से वेन्यू चेंज को लेकर ज़रूरी प्रिपरेशन जारी, जबकि फैंस अब अहमदाबाद में होने वाले मुकाबले का इंतज़ार कर रहे हैं। It is between BCCI and KSK. ಅವರು ಏನು ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಮ್ಗಳಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆದ್ದಂತ ಟೀಮು ಅವರು ಮತ್ತು ಬಿಸಿಸಿಐನವರು ಐಪಿಎಲ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಏನು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನಿಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿನ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 33,000 ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಪಾಸಸ್, ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿಐಪಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಿಂದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದಾಗ್ಲಿ ಆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ 5 ಮ್ಯಾಚಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಕೂಡ ನಡೀಲಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು. ನಾವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏನು ನಡೀತು ಅಂತ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಐಪಿಎಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ವಿತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ರಿಪೀಟ್, ವಿತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕುನ್ನಾ ಅವರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ಕೊಟ್ಟೋ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ 1,00,000 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ.
ಅದು BCCI ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಸರ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅವರು 30% ಟಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೀಟುಗಳನ್ನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, MLA-ಗಳಿಗೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ, MLA-ಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? 224ಕ್ಕೆ 2 ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಆಯ್ತಪ್ಪ, 300 ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. 600 ಸೀಟು 600 ಸೀಟು MLA-ಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗೋಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿ ಹಂಗಂತ ಅವರು. ನೋ, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ MLAs ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು. ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಇಶ್ಯೂ. ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಸೇ ಸೋ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅವ್ರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಪಾಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, RCB ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟೀಮು ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಆಡಿದ್ರು, ಚೆನ್ನೈನವರು ಯಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರು, ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ಅದೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಇಫ್ ಟಿಕೆಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂ, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಸೇ ಸೋ. BCCI ಆಗ್ಲಿ, KCA ಆಗ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಏನಾರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ರಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು JDS-ನವರು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಏನ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, BCCI-ನವರು ಮತ್ತು KSCA-ನವರು ದೇ ಶುಡ್ ಡಿಸೈಡ್. ಆಮೇಲೆ RCB, IPL, RCB ಅವರೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ? तमिलनाडु क्लास 12 बोर्ड एग्जाम रिजल्ट्स के बाद अनबिल महेश पोयमजोही का बयान सामने आया. उन्होंने स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स को मुबारकबाद दी. DMK लीडर अनबिल महेश पोयमजोही ने तमिलनाडु बोर्ड एग्जाम्स में 95.2% पास परसेंटेज हासिल होने पर खुशी का इजहार किया. उन्होंने स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स को उनकी मेहनत और डेडिकेशन के लिए मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये रिजल्ट सबकी मुसलसल कोशिशों का नतीजा. इसके साथ ही अनबिल महेश पोयमोजी ने नई तमिलनाडु हुकूमत से अपील की कि वो PM श्री स्कीम की हिमायत ना करें. और DMK लीडर का कहना था कि स्टेट की तालीमी पॉलिसी और स्टूडेंट्स के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए फैसले लिए जाने चाहिए. तमिलनाडु बोर्ड रिजल्ट के ऐलान के बाद कामयाब स्टूडेंट्स में खुशी की लहर है, जबकि सियासी सतह पर PM श्री स्कीम को लेकर बहस भी तेज हो गई है. So happy when compared to last year. This time almost 0.17% is higher in terms of the result, because last time it was 95.03 and this time it was 95.20. So I would like to thank our leader Muthuvel Karunanidhi Stalin, and especially our very respectful teachers fraternity, because of their hard work we are seeing this achievements, we are seeing this results, increase in 0.17%. And again even this time also girl students have achieved a lot, they have performed a lot, and in coming years definitely our boys will equalize the girls results too. All the best to the students. This is just a results, not your life. Who are all passed, I would like to convey my regards. I would like to congratulate each and everyone, because even now in the morning, as usual, I spoke to my leader. He was so happy. I conveyed to him like this time when compared to last time, it's almost 0.17% is more, and he was so happy. And he said, convey my wishes to each and every students, and especially to the teachers. Based on his words, even I would like to add my wishes to each and every teachers, especially to the parents, because parents they stand as not only as a parent, as a friend to each and every students, and they also motivated the students. Based on that only we have achieved this kind of results, because almost more than 3,458 courses has been released to the
education system, education department in Tamil Nadu, and you have to see what is the reason like we fought, what are the reasons we gave to the union government. Better please the new government who are going to form, just refer that points, and based on that you just stand against that PMC. Irrespective of the politics, we are there to support you for the education system of Tamil Nadu. तमिलनाडु में गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर सियासी बयानात तेज हो गए। संजय राउत ने राजभवन और बीजेपी पर निशाना साधते हुए तीखा बयान दिया। शिवसेना यूबीटी एमपी संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा, संविधान के मुताबिक सबसे बड़ी पार्टी को पहले गवर्नमेंट बनाने के लिए बुलाया जाना चाहिए और मेजॉरिटी का फैसला विधानसभा में होना चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि राजभवन में बीजेपी के एजेंट्स बैठे हुए हैं जो सियासी फैसलों को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे। संजय राउत का कहना था कि जमहूरी रिवायात और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस का एहतराम किया जाना जरूरी है। तमिलनाडु में गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर सियासी तनाव बढ़ता जा रहा, जबकि मुख्तलिफ पार्टीज एक दूसरे पर सियासी दबाव और दखल अंदाजी के इल्जामात लगा रहे। वेस्ट बंगाल असेंबली डिसॉल्व किए जाने के फैसले पर सियासी रिएक्शन सामने आने लगे हैं। सौगाता रॉय ने गवर्नर आर.एन. रवि के कदम पर सख्त एतराज जताया है। टीएमसी लीडर सौगाता रॉय ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ये एक डेमोक्रेटिक कदम नहीं है। हमारी पार्टी इस मामले में जल्द ही रीजॉइंडर जारी करेगी। उन्होंने गवर्नर के असेंबली डिसॉल्व करने के फैसले को जमहूरी रिवायात के खिलाफ करार दिया और कहा कि पार्टी इस पर अपना ऑफिशियल जवाब देगी। टीएमसी लीडरशिप का कहना है कि इस फैसले को सियासी नजरिए से देखा जा रहा और पार्टी कानूनी और सियासी सतह पर इसका जवाब देगी। वेस्ट बंगाल की सियासत में असेंबली डिसॉल्व होने के बाद सियासी गर्मियां और तेज हो गई हैं, जबकि मुख्तलिफ पार्टीज गवर्नर के फैसले पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। We do not think it's a democratic step to take. The Constitution has a clear definition in this matter. He did not invoke Article 356 on his own to dissolve the assembly, which is not a political step. Our party will issue its rejoinder in the matter shortly. तमिलनाडु में गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। डी राजा ने गवर्नर से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को हुकूमत बनाने का दावत देने की अपील की। सीपीआई जनरल सेक्रेटरी डी राजा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, तमाम लेफ्ट पार्टीज ने गवर्नर से कहा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टीवीके को गवर्नमेंट बनाने के लिए इनवाइट किया जाए। उन्होंने कहा कि गवर्नर को कायमशुदा जमहूरी रिवायात और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस पर अमल करना चाहिए और गवर्नमेंट फॉर्मेशन में रुकावट पैदा नहीं करनी चाहिए। डी राजा के मुताबिक मेजॉरिटी का फैसला असेंबली फ्लोर पर होना चाहिए और डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पूरा एहतराम किया जाना जरूरी है। तमिलनाडु में गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर सियासी बयानात और मशवरे जारी हैं, जबकि गवर्नर के अगले कदम पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। We have made it very clear, the left party CPI, CPM and also the VCK in Tamil Nadu all have demanded that the larger mandate is for TVK. Governor should invite the single largest party and that government must be allowed to prove its majority on the floor of the assembly. Not in the halls or corridors of governor's residence. This we have made it clear and we have asked the governor to invite the single largest party, that is TVK, to form the government. Governor should not create any hurdle in the process referring to discretionary powers and such things. Governor should follow the established practices and conventions on such issues.
वेस्ट बंगाल की सियासत को लेकर उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर ओपी राजभर का बयान सामने आया। उन्होंने बंगाल में बीजेपी को मिले मैंडेट पर अपना रिएक्शन दिया। यूपी मिनिस्टर ओपी राजभर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वेस्ट बंगाल के लोगों ने बीजेपी को वहां मौजूद अराजकता और लॉलेसनेस खत्म करने के लिए मैंडेट दिया है। उन्होंने कहा है कि आवाम ने बदलाव और बेहतर गवर्नेंस के लिए वोट दिया है और अब लोग बंगाल में अमन और कानून का राज देखना चाहते हैं। ओपी राजभर के मुताबिक बीजेपी हुकूमत स्टेट में डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी लाने के लिए काम करेगी। वेस्ट बंगाल में सियासी बयानात का सिलसिला लगातार जारी, जबकि मुख्तलिफ सियासी लीडर्स इलेक्शन रिजल्ट्स और गवर्नमेंट फॉर्मेशन पर अपनी राय पेश कर रहे। निश्चित है कि अब सरकार बदल गई है और कल सरकार शपथ लेने जा रही है, नई सरकार। तो जो वहाँ अराजकता था, गुंडा राज था, उसको समाप्त करने के लिए बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया है। तो जो हत्या हुई है सुधींद्र अधिकारी के पीए की, तो निश्चित है कि उसका खुलासा होगा। वॉशिंगटन डीसी से एक अहम बयान सामने आया, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने हंटा वायरस आउटब्रेक पर मीडिया से बात की है। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया को बताया कि हमें उम्मीद है कि सिचुएशन अब काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। इस मामले पर पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और कई एक्सपर्ट्स इसकी जांच कर रहे। उन्होंने कहा है कि मुतल्लिक़ अथॉरिटीज़ और स्पेशलिस्ट आउटब्रेक की वजह और असरात का गहरा मुताला कर रहे और ताकि पूरी तस्वीर सामने आ सके। ट्रंप के मुताबिक हुकूमती एजेंसीज इस मामले को संजीदगी से हैंडल कर रही है और आवाम की सेफ्टी को पहली तरजीह दी जा रही। हंटा वायरस आउटब्रेक को लेकर अमेरिका में तशवीश पाई जा रही, जबकि हेल्थ एक्सपर्ट्स और अथॉरिटीज सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। सूरीनेम से भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर का अहम बयान सामने आया। उन्होंने इंटरनेशनल इकोनॉमी और ग्लोबल पार्टनरशिप पर भारत का नजरिया पेश किया। EAMS जयशंकर ने अपने बयान में कहा, हम इंटरनेशनल इकोनॉमी को डे रिस्क करने में मदद कर रहे, हम ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ और नए ऑप्शंस क्रिएट कर रहे। उन्होंने मजीद कहा कि भारत लगातार नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यानी FTA और कंक्लूड कर रहा और दुनिया भर में अपना ग्लोबल फुटप्रिंट मजबूत बना रहा। एस जयशंकर के मुताबिक भारत का मकसद इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाना और ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क को मजीद मजबूत बनाना। और सूरीनेम में दिए गए इस बयान को भारत की फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के अलावा इस हवाले से काफ़ी अहम भी माना जा रहा। Help to de-risk the international economy. We help to give more possibilities. We are creating more options. We are ourselves in many ways adding to market possibilities and market access, and we are today negotiating and concluding more free trade agreements for countries to avail of it. And along with that, we are trying to create a global footprint so that our impact on the international economy and the de-risking of the world is as impactful, it's far-reaching as possible. So for us today, really we don't think of any region as too far off. So as I said, Mr. Buffa yesterday, for us, you are a family just separated by a little bit of water and perhaps a little more. And India will, during its growth, not only make its presence felt in different parts of the world, but contribute to different regions in that process. इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर हरदीप सिंह बर्रार का अहम बयान सामने आया। उन्होंने FTA इम्प्लीमेंटेशन में तेजी लाने की जरूरत पर जोर दिया। BMW इंडिया के CEO हरदीप सिंह बर्रार ने मीडिया से बात करते हुए कहा, इंडिया EU FTA को जल्दी इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। अगर देरी हुई तो कस्टमर्स अपनी परचेजेस पोस्टपोन कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से
ऑटोमोबाइल सेक्टर को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है और मार्केट में बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी। हरदीप सिंह बर्रार के मुताबिक तेज़ इम्प्लीमेंटेशन से कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस भी मजबूत होगा और इंडस्ट्री ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। इंडिया EU FTA को लेकर बिजनेस सेक्टर में काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, जबकि इंडस्ट्रीज जल्दी फैसले और इम्प्लीमेंटेशन का इंतज़ार कर रही है। So in the first year when it kicks in, it comes down straight from 110% to 40%. So the cars which we are fully importing today, the price is, the delta is about 70%, not in terms of the total value, but from 110 to 40% is a significant drop. And this is a question which I keep on hearing, should we wait for the cars? And I tell them it's going to happen towards 2027, so towards the end of 27. So if you are in a hurry, don't wait for that. And we will request the faster entry into force of FTA because this is a question which we are always answering when it is going to happen. And of course, the delay in implementation will potentially lead to customers postponing purchases, which is not good. And because everybody is anticipating lower prices, so the clear visibility will really help us in handling, how do we really navigate this situation. So I think timelines are extremely crucial. इसी के साथ हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती हैं। अल्लाह हाफिज।